नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित अगर कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के बारे में बताया जाएगा और मध्य प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पर नंबर 1 स्थान यहाँ पर हासिल किया है किस क्षेत्र में, वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, उन प्रश्नों का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट हम लेकर के आए हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पिछले 1 साल में जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं उनमें करंट अफेयर यानी कि करंट स्पोर्ट हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में कवर कर रहे हैं। उसके बाद में होमवर्क, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। आज भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन का पहला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब। आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ओडिशा ने यहाँ पर 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में किस शहर को जोड़ने की मंजूरी दी है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि अयोध्या को जोड़ने की यहाँ पर मंजूरी दी है दिल्ली सरकार ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया में पहली बार कौन सा देश कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल का विकास करेगा जिन्हें स्वास्थ्य आपातकाल को संबोधित करने के लिए रेल या हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है? चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, भारत। आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भारत ऐसे हॉस्पिटल्स का निर्माण करेगा जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान कोई इमरजेंसी आ जाती है तो। ठीक है, तो ये कल के महत्वपूर्ण प्रश्न से जिनके बारे में कल हमने आपको डिटेल में जानकारी दी थी, आज उनका रिवीजन करा दिया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 29 अक्टूबर 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आरओआईपी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो आरओआईपी प्रणाली का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? और ये देश का पहला बंदरगाह बन गया, इसका नाम भी चेंज किया जा चुका है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता या फिर चेन्नई पोर्ट? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में आरओआईपी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको आरओआईपी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता एमएसपी कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आरओआईपी सिस्टम का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया था। किसी भी प्रमुख भारतीय बंदरगाह में पहली बार आरओआईपी प्रणाली को समुद्री संचार माध्यम के रूप में जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है। यह कोलकाता में सैंड हैंड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। तो बस आपको इतना याद रखना, आरओआईपी प्रणाली कहाँ पर चालू की गई देश में पहली बार? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। क्या चालू किया गया है? तो आरओआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बस इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा यह प्रश्न। आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सिक्किम को यहाँ पर मिला है, ओडिशा नहीं है। सिक्किम को यहाँ पर मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सिक्किम को देश के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री लोकनाथ शर्मा ने 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्राप्त किया। ठीक है, सिक्किम को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नए गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यानी कि सिक्किम स्टेट जो है वहाँ पर अगर फिल्मों की शूटिंग होती है तो बड़े आराम से एनओसी भी यहाँ पर क्वालिफाई मतलब कि क्लियर हो जाती है, बड़े आराम से मतलब आप फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले यह गोवा को प्रदान किया गया था।
उससे पहले मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया था। देखिए, अक्टूबर 2021 में नॉलेज ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, वीरेंद्र कुमार। आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि नितिन गडकरी ने यहाँ पर नॉलेज ऐप प्लेटफॉर्म कंसल्ट को लॉन्च किया है। देखिए क्या फायदा है इसको लॉन्च करने से। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नॉलेज ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को लॉन्च किया है। ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए यह एक मंच होगा, यानी जिसने यहाँ पर ऐप्स का निर्माण किया, बहुत सारे ऐप बनाए हैं, तो वे अपनी अनुभव को जो है इस पर मतलब साझा करेंगे कि कैसे उन्होंने ऐप को बनाया, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या घाटा है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यह लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर अर्जित किया गया है। यह पहली ऐसी वैश्विक सुविधा है जिसके द्वारा लोग कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, अगर कोई ऐप्स बनाना चाहता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाना चाहता है, तो इस कंसल्ट के माध्यम से वहाँ पर मतलब कि एक तरह से जो मतलब कि विद्वान हैं, जो लोग इसमें एक्सपीरियंस है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं इस कंसल्ट ऐप की मदद से। नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 किसने जारी की? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सचिन पायलट या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान 2.0 यहाँ पर शुरू किया है। तो देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया है। यह योजना हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पाद के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया जाएगा। इससे किसानों, फ्रेट फॉरवर्ड्स और एयरलाइंस को लाभ होने की संभावना है। यानी कि किसान जो कृषि के उत्पाद होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभी तक या तो ट्रेन के माध्यम से जाया करते थे या फिर ट्रकों के माध्यम से जाया करते थे, लेकिन अब जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, हमारे नए जो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, तो इन्होंने ये 2.0 चालू किया है। इससे क्या फायदा होगा? तो जो भी कृषि उत्पाद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर में मनाए गए कुछ दिवस के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर खत्म होने वाला है तो आपको डेज इसके क्लियर होने चाहिए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेज हैं जो कि आपको अक्टूबर में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेगमेंट है 29 अक्टूबर 2021 एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में नंबर 1 साइबर पुलिस किस राज्य की है? गोवा पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस या फिर मुंबई पुलिस। आंसर देखते हैं, सही आंसर बी, यानी कि एमपी पुलिस को यहाँ पर देश में नंबर 1 साइबर पुलिस का जो है यहाँ पर टाइटल मिला है। क्यों मिला है, आइए देखते हैं। तो गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को पूरे देश में नंबर 1 माना है। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट्स के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस को यह उपलब्धि मिली है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक रैकेट की यहाँ पर खुलासा किया है किसने? एमपी पुलिस ने। इसलिए एमपी पुलिस को देश की नंबर 1 साइबर पुलिस माना जा रहा है। ठीक है, चलिए, एमपी की साइबर पुलिस को, ये भी आपको याद रखना है, साइबर पुलिस की बात हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश देश के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव का निधन हो गया। वे किस जिले के निवासी हैं? भिंड, मुरैना, दतिया, जबलपुर। आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि मुरैना जिले के निवासी थे महान गांधीवादी विचारक जिनका नाम है डॉक्टर एस एन सुब्बा राव। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पर? तो सुब्बा राव का जयपुर में सुबह 6 बजे निधन हो गया। चंबल को दस्यु मुक्त कराने में सुब्बा राव का बड़ा योगदान है। उन्होंने 672 डकैतों का समर्पण कराया था। तो आपको पता है दस्युओं के लिए प्रसिद्ध थी यहाँ पर मुरैना का जो जिला होता है, जिला मुरैना। तो दस्यु यानी कि डाकुओं की बात की जा रही है, तो लगभग 672 डाकुओं को यहाँ पर आत्मसमर्पण कराने के लिए प्रेरित किया था एस एन सुब्बा राव ने, जो कि मुरैना जिले के निवासी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीटी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम से स्क्रीनशॉट लेकर के आपके लिए आए हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगता रहे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आज हम कवर करेंगे यहाँ पर 5 फरवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि रेलवे एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष या 4
4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष। तो सही आंसर है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष। यानी या तो वो उसकी जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा तो जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा दे देगा। वर्तमान में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, ये ऐज वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो या तो 6 वर्ष उनका टाइम पूरा हो जाना चाहिए, जो 6 वर्ष का कार्यकाल है, या फिर 65 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए। जो भी पहले होगा उसमें जो है उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर जो वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? मिस्र, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ओमान। सही आंसर है ए, यानी कि मिस्र में जो है, मिस्र को हम इजिप्ट भी कहते हैं, तो मिस्र में जो है सुएज नहर बनाई गई थी। अब देखिए सुएज नहर अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जहाज़ यहाँ पर फँस गया था, जिसकी वजह से आवागमन जो है वो मतलब बाधित हो गया था और देश मतलब पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जो बिज़ी नहर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसमें आवागमन होता है, वो आपकी सुएज नहर ही है। और जब ये जहाज़ फँसा था उसके बाद में अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी हाल ही में, तो ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि कौन जो आपकी सुएज नहर है वो किस मतलब देश में स्थित है, या फिर अभी हाल ही में एक व्यस्ततम नहर में जो है जहाज़ फँस गया था, तो उस नहर का नाम क्या है? तो आपको सुएज नहर बताना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? स्टैटिक का ये प्रश्न है। कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो सही आंसर है कोलकाता, यानी कि भारत का जो मतलब कि राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी जो है वो आपके कोलकाता में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास, महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, ये अभी कल का ही प्रश्न है। देखिए इसके ऊपर बहुत जल्द हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, पर्टिकुलर इसी मतलब कि टॉपिक के ऊपर। तो वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? 10, 11, 12 या फिर 13? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है। तो वर्ष 2021 के लिए कुल 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, वो प्रदान किया गया है। 2020 में यह पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। अब तक सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ियों को 2020 में प्रदान किया गया था, लेकिन इस बार 11 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है 2021 के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहें या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है, जिसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2021 का? टेकचंद, नीरज चोपड़ा, अवनी लखेरा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। भारत को टोक्यो में इन्होंने जो है गोल्ड दिलाया है। मतलब टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मिला है जो नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया है, ठीक है? और 7 अगस्त को इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। 7 अगस्त को ही भारत सरकार के द्वारा भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया गया है, यानी 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अवनी लखेरा को खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? रेसलर, शूटिंग, तीरंदाजी, घुड़सवारी? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि शूटिंग से संबंधित है अवनी लखेरा। इनको अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो स्पोर्ट्स करंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने भारत को टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक दिलाए हैं, जिनमें 1 गोल्ड है और 1 कांस्य है, ठीक है? तो टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक अवनी लखेरा ने यहाँ पर जीते हैं, यह आपको याद रखना है। और टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह की ध्वजवाहक भी यही थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अगले सेगमेंट की बात करते हैं, कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कल हमने आपसे पूछा था कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। तो धर्मेंद्र सूर्या जी का कहना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप दांगी ने भी कुतुब मीनार बताया है। उसके बाद में परीक्षा घर, यहाँ पर परीक्षा घर ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया, और रिपेयरिंग जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षा घर। उसके बाद में राजदांगी ने भी यहाँ पर धन्यवाद सर जी कहा है। माधव पटेल ने कुतुबुद्दीन ऐबक बताया 1193, थैंक यू सर। उसके बाद में प्रदीप दांगी ने भी यहाँ पर इल्तुतमिश बताया है, और राज दांगी ने भी यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था। उसकी फिर कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद राजदांगी जी, आपने भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए आज का प्रश्न है, फेसबुक के फाउंडर का नाम बताइए। फेसबुक के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक का नाम अभी आज ही चेंज कर दिया गया है, तो बताइए फेसबुक का नया नाम क्या है, ठीक है ना?
चलिए, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं अभी हम थोड़ी देर में ही इसका शॉर्ट्स वीडियो एक अपलोड करने वाले हैं कि फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, ठीक है? बाकी ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं एमपी जीके की प्रैक्टिस सेट हम डेली बेस पर लेकर के आ रहे हैं 12:30 से 1 बजे के बीच में, जहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर, एमपी स्टैटिक जीके, एमपी जीके और एमपी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव बेस पर यहाँ पर क्लियर करते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है, 11 किन-किन खिलाड़ियों को मिला है, वो सारी जानकारी बहुत जल्द ही हम आपके इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।